नमस्कार। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, आप सब लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आनंद, आप समय निकालते हैं हर हफ्ते, धन्यवाद। मैं सीधे आज प्रश्न पर आता हूँ। जो आज की ट्रेंडिंग तो न्यूज़ है ही पिछले 2-3 दिन से कि राहुल गांधी जब से यूएस गए हैं, तो हमारे देश में काफ़ी खलबली मची हुई है। राहुल गांधी की विज़िट जब भी कहीं बाहर होती है तो हमारे बीजेपी वाले वो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आऊँ कि राहुल गांधी की विज़िट के बारे में, मैं एक सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी कहाँ चले गए हैं? मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम भी किया था इनकी फॉरेन विज़िट्स को लेकर कि ये दुनिया में 41 देश ऐसे हैं जहाँ ये सिर्फ़ एक बार गए हैं और उसमें ऐसे छोटे-छोटे देशों का भी नाम है। ब्रुनेई तो अभी हाल में ही गए हैं, बट उससे पहले भी ये ऐसे ही जाते हैं जहाँ पता नहीं चलता। फिर ये दुबई 6 बार गए हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये दुबई में ऐसा क्या काम इनका रहा है कि वो 6 बार उनको ज़रूरत पड़ी वहाँ जाने की। और फिर अब हाल में देखिए वो वापस आ गए, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शंस हैं, वहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये मोदी जी गायब कहाँ हो गए हैं? आनंद। अजय, पहले तो मैं बता दूं भाई, ये अपना ऊपर अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। लेकिन हमारे दफ्तर में आज सुबह ही बात चल रही थी कि मोदी जी ने एपिसोड देख लिया था क्या। आज मोदी जी का टूर प्रोग्राम आ गया। 14 तारीख को हरियाणा में पहली सभा करेंगे। तो मोदी जी मतलब जिसको कहते हैं ना कि टाइगर इज बैक, तो भाई मोदी जी वापस हैं और अच्छी बात है। अ, लेकिन मोदी जी ऐसा लगता है कि मोदी जी अवॉइड करते हैं, मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो साइकोलॉजी इस समय काम कर रही है, आइडियली ये माना जाता है कि अगर कोई इस तरह का, इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे और थोड़ा मुश्किल वो हो, तो लाई लो, फिर आप एग्रेसिव। तो मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी को सिर्फ एग्रेसिव ही आता है, उनको वही आता है, दूसरे की हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, क्या क्या वो बोलते रहना, मतलब वो अजीब अजीब तरह की भाषा बोलते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी की दिक्कत क्या है कि वो संयमित भाषा नहीं बोल पाते हैं। और वो एक उनके उनको क्योंकि सीखे नहीं है, पिछले 20-22 साल से जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई नो वन कैन क्वेश्चन है, उसमें मोदी जी की ये दिक्कत है। तो उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन, उन्होंने या उनके जो भी जो इसमें बताते हैं, उन्होंने ये लिया है कि भाई लेट्स मोदी जी लाई लो। एक तो ये है। और कुछ हद तक मैं पहले भी कहा हूं, मैं फिर से मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि मोदी जी का जो उत्तराधिकारी होगा, मतलब आफ्टर मोदी जो भी होंगे, उनको मोदी जी 2029 के इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे देखना चाहेंगे, क्योंकि 2029 के इलेक्शन के बाद फिर वो संभव नहीं है। तो क्योंकि वो कंटिन्यूटी चाहेंगे, वही आदमी रहे। अब उसमें जो मोदी जी की पसंद है और जो अपने को सेल्फ ये मानते हैं कि मैं ही असली वारिस हूं, उनका नाम है अमित शाह। तो वो भी एक है कि जरा थोड़ा विड्रॉ करो, इनको आगे बढ़ाओ। अब अमित शाह जी हर जगह पहुंच जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर भी पहुंचे, वो श्रीनगर भी पहुंचे, वो हर जगह वही है, ही इज कॉलिंग द शॉट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिकली ये दोनों लोग अभी ओवर यूज्ड हैं। ओवर यूज जब मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, कि नया कुछ कहने को है नहीं, वही पुरानी बातें, वही पुराना वो, तो कुछ नयापन नहीं है। इस वजह से शायद ये दिक्कत हो रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि एक कोई, आज मैं देख रहा था कहीं 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 इंटरनल एजेंसी का ये है कि अगर मोदी जी ज्यादा चुनाव प्रचार करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इट विल वर्क अगेंस्ट। तो हो सकता है उस के सलाह के कारण भी मोदी जी ज्यादा बहुत नहीं निकल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। अब आनंद मैं आता हूँ आज के जो टॉपिक था मेन। मैं राहुल गांधी, आपको पता है पिछले 2-3 दिन से यूएस गए हुए हैं। काफी कुछ छप रहा है उनके बारे में। मैंने उनकी पहली जो जो उनका इंटरव्यू था वो भी देखा था, टेक्सास यूनिवर्सिटी डैलस में। मैं एक दो उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं जिनको लेके यहाँ बहुत हंगामा चल रहा है, और मैं वो स्टेटमेंट्स आपको दिखा दूं, क्योंकि मेरे को उन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मिला नहीं कि जिसकी वजह से कोई उन्हें देशद्रोही बुलाए। पहली चीज उन्होंने, मतलब मैं कुछ सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं। फियर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका नरेंद्र मोदी का अब डर निकल गया है 2024 के बाद। अब ये बात तो साफ दिख ही रही है।
फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मैं रोज प्रधानमंत्री को देखता हूं, मेरे सामने बैठते हैं। अब उनकी 56 इंच की छाती नहीं रही है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो भगवान के साथ था वो भी चला गया है। ये सब अब इतिहास में की बातें हैं। फिर उन्होंने कहा आरएसएस एंड बीजेपी वांट वुमेन टू स्टे होम। मतलब अगर आप डेटा देखेंगे तो बिल्कुल सही है। आरएसएस में कौन सी आपको लेडी दिखती है कहीं पे? बीजेपी में भी वुमेन रिजर्वेशन बिल वो इस तरह से लाए हैं कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा ये भी नहीं पता। इंडिया हैंडेड ओवर प्रोडक्शन टू चाइना। अब वो इंडिया ने नहीं, पूरे दुनिया ने प्रोडक्शन चाइना में किया, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट की वो थी। अगर आप भी एक देश में वो मैच कर पाए वो प्राइस, तो यहाँ भी होगा, प्रोडक्शन हो सकता है। और इसी की बात उन्होंने की थी। आरएसएस ये मानती है कि भारत केवल एक विचार है, और हम मानते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारे विचार हैं हमारे देश में। तो ये उन्होंने कहा था। ब्रॉडली यही वो हर जगह जाके कह रहे हैं। तो इसमें क्या गलत बात है आनंद? नहीं, देखिए इसमें गलत कुछ नहीं है। और ये मतलब ये यहां से बैठ के ट्रोल्स को कोई काम नहीं है, तो वो केवल उनको देशद्रोही देशद्रोही। देखिए ट्रोल का पहले भी बिल्कुल फिक्स एजेंडा था। जो बीजेपी के साथ का नहीं है वो देशद्रोही है, जो बीजेपी का नहीं है वो पाकिस्तानी है, जो बीजेपी, मतलब वो इस तरह के विश्लेषण हरदम कहते रहते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग अपना चैनल चलाते हैं, आप वहां पे भी देखते हैं जिस तरह के लोगों के वो आते हैं। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, गाली गलौज में होने नहीं देता हूं अपने लाइव शोज में, तो हमारे यहाँ है। लेकिन मन में वही रहता है। आप बात अभी जैसे मान लिया हम राहुल गांधी उस पर कर रहे हैं, तो कोई बात कहीं और की करेंगे। बाबा ने क्या किया था, तो अकबर ने क्या किया था, तो औरंगजेब, वो कहीं और ले जाते हैं बात। तो वो उनका एक ट्रेंड सेट है। लेकिन जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं उसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां पे एक शिवराज सिंह चौहान है, 4 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मंत्री हैं, अब वो देशद्रोही। उनको असल में बीजेपी में 3-4 लोगों को ये लगता है कि कौन कितनी गाली देगा, उससे शायद उत्तराधिकारी में, क्योंकि उत्तराधिकारी की रेस में शिवराज सिंह चौहान भी मन में सोचते हैं भाई ओबीसी हैं, एक स्टेट की ओर रहे हैं, बहुत बढ़िया इलेक्शन डिलीवर किया है। तो उनको भी ये लगता है कि नहीं नहीं, अगर ऊपर पहुंचना है तो ये गाली वाला रास्ता बहुत अच्छा। गाली वाला रास्ता आसान भी है ना, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक किसी को कर दो देशद्रोही देशद्रोही बोलने लगो। अनुराग ठाकुर उसके एक उदाहरण है, क्योंकि उनको तो अच्छा, उनको समझ में नहीं आ रहा है अनुराग ठाकुर को गाली की वजह से प्रमोट नहीं किया जाता है। अनुराग ठाकुर क्रिकेट की वजह से प्रमोट किया वो है, क्योंकि वो कहीं डोर और बंधी हुई है, वो कहीं और मैनेज करते हैं। तो उनका जो जो प्रमोशन या जो उनको इतना पेट्रोनाइज किया जाता है अनुराग ठाकुर को, नॉट बिकॉज ऑफ गाली। कई लोग लगता है अब उनको रोल मॉडल बना के लगता है कि और गाली दो, तो वो सब, एक हेमंता विश्व शर्मा है, वो भी लगातार गाली देने में रहते हैं। पुराने उसमें स्मृति ईरानी का केवल एक ही काम था गाली देना, वो चली गई तो कंगना रनौत आ गई हैं, और गाली भी स्पेसिफिक है कि राहुल गांधी को टारगेट करो। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब वो बूमरैंग कर रहा है। अब वो राहुल गांधी को अब जितनी गाली दे रहा है वो सब बूमरैंग कर रही है। मैं राहुल गांधी की इस बात पे आ जाऊं जिसपे आज अभी जो आपने कहा, जो आरएसएस की बात है। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो लोगों को लगता है कि 2014 से ये सब शुरू हुआ, वो 2014 से नहीं शुरू हुआ, ये पुराना एक था। और जब उसमें वो आरएसएस को ही लाते हैं, ये उस तरह की विचारधारा थी, उस तरह के लोग थे। कुछ ऐसा हुआ कि सारी शक्तियां एक साथ मिल गई और उनको एक वर्केबल और एक एनवायरनमेंट मिल गया, एक इकोसिस्टम ऐसा मिल गया जहां पे वो आरएसएस अपना जैसा जिस तरह का जो उसका असली वो मुखौटा उतर गया और आरएसएस इस काम को करने लगी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो केवल पुरुषों के लिए है, और उनकी जो महिला विंग अभी शुरू की है उसका नाम है राष्ट्रीय सेविका संघ। वो स्वयं सेविका नहीं है, सेविका संघ है, आप सेविका हैं, ये बिल्कुल क्लियर है उनके दिमाग में। मतलब इनके यहाँ कोई राष्ट्रीय आरएसएस का कोई हेड महिला नहीं हो सकती है। और जो आपने बात कही कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन की बात, सबसे बड़ी बात है कि वुमेन रिजर्वेशन का वो सीधे लगा हुआ है उसका, ये कब होगा, जनगणना होगी नहीं, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। तो अभी जब जनगणना ही नहीं होगी तो डिलिमिटेशन कब होगा? तो वो मोदी जी ने ऐसा अटका के रखा, और उसके बाद ये लोग कन्विंस भी हो गए हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे और बड़े काम कर रहे हैं। वो जो वन आइडिया और मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडिया की जो बार बार बात करते हैं, वो अभी आरएसएस ने फिर कहा। अगर आपको याद हो, अभी हाल के दिनों में उनके स्पोक्स पर्सन थे अंबेडकर जी,
केरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केरल की 3 दिन के शिविर के बाद वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने फिर वही बात कही कि भाई ये जाति जनगणना हो लेकिन इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। तो अरे भाई पॉलिटिकल ही तो यूज हो के तभी तो आप सामाजिक, आज एक डेमोक्रेसी में अगर नीति निर्धारित करना है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस से होगा। डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिक्स है। तो ये जो एक उनका है, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं, देखिए उन लोगों का एक बार बार ये कहना है कि हम समरसता चाहते हैं, हम समाज में चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, बराबरी नहीं चाहते, समानता नहीं चाहते, इक्वलिटी नहीं चाहते हैं। आप जमादार हैं, आप झाड़ू लगाइए बढ़िया से, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अच्छे से सबको बताऊंगा कि कैसे झाड़ू वो करना चाहिए। आप ये सब लोग अपना अपना काम करें, समानता ना करें। अगर कोई राजपूत या ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्यों नहीं झाड़ू लगाएगा, और अगर कोई झाड़ू लगाने वाला अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो क्यों नहीं बैठ के आईएएस बनेगा और वो हुक्म चलाएगा, क्यों? तो वो वहां समरसता समानता नहीं है। तो उनका जो इनहेरेंट वो है, वो उसको स्पष्ट करते हैं राहुल गांधी। और मेरे ख्याल में वो एक और, लेकिन एक बात जो आज के उसमें इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जब वो कहते हैं ना इंडिया हैज हैंडेड ओवर प्रोडक्शन टू चाइना, ये खतरा रोज हो रहा है। नहीं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं कि अभी आप 2 दिन पहले का एक आर्टिकल देख लीजिए। हम कोशिश कर रहे थे कि हम, आप और सुधांशु कुछ लोग मिलकर उसमें चर्चा करें, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं और उसके बाद किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे। 4 दिन पहले एक आया है कि इंडिया में चाइना से कहा जा रहा है कि भाई, और इस बजट में भी था कि आप यहां इन्वेस्ट करिए, चाइना तैयार है। तो जो टर्म यूज किया है वो एक ग्लोबल कुछ स्टडी ग्रुप है, उसकी आशंका है कि इंडिया में बिकम अ ईवी कॉलोनी ऑफ चाइना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉलोनी जैसे वो बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पे जो आप कह रहे हैं कि हम ईवी बनाएंगे और चाइना उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 80% तक आप चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। आप यहां केवल स्क्रू ड्राइवर लगा के उसका स्क्रू नट टाइट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और ये खतरा ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज चाइना एक ऑल्टरनेट जगह ढूंढ रहा है, क्योंकि यूरोप बिल्कुल बंद ने अपने टैक्स बैरियर लगा दिए हैं। उन्होंने टैक्स, उनको वो नहीं घुसने दे रहे हैं। उन्होंने आके बैंकॉक में आए हैं, बैंकॉक में आके उन्होंने ये वाला मॉडल किया, और बैंकॉक इस समय इसकी वजह से त्राही है। दिक्कत क्या है कि जब आप मान लीजिए एक कार बना रहे हैं जिसका 80% कंपोनेंट चीन से आ रहा है, तो वो 80% एम्प्लॉयमेंट तो चीन में जा रहा है ना, आपके पास तो 20% एम्प्लॉयमेंट बच रहा है। ये बात एक ग्लोबल एजेंसी ने इंडिया को आगाह किया है। हम लोग समझ जाए तो बहुत ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज सुन के सबको आश्चर्य होगा। हिंदुस्तान में वी डोंट मैन्युफैक्चर इंजन। हम इतनी कार बनाते हैं, हम लोग बताते हैं दुनिया के 3रे नंबर के, 4थे नंबर के या 2रे नंबर के कार मैन्युफैक्चरर हैं। वी मेक 0 कार इंजन। तो हमारे यहाँ वही असेंबली लाइन है, सब इसको असेंबल कर दो, उसको असेंबल कर दो, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, इट इज डायरेक्टली लिंक विथ एम्प्लॉयमेंट, और वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का एक गो हैंड इन हैंड, तो वो इकोनॉमी में भी आएगा। अजय, तो ये एक गंभीर प्रश्न है जिसको राहुल गांधी कम से कम उठा रहे हैं। जी आनंद, एक और मैं आपको अब आनंद, एक और मैंने ये न्यूज आइटम अभी पढ़ा था संडे को दी संडे गार्डियन में। ये लिखा है, आलोक मेहता जी एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा था कि इनके किसी पुराने मित्र ने उनसे ये पूछा कि राहुल गांधी को जब पता है कि भारत में सत्ता जो है वो यूपी के थ्रू जाती है, तो वो यूएस में क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ। आप तो लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो जब कांग्रेस सब जगह ऐसी उनकी हवा चल रही है, तो क्या उनको इस समय इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए? वो यूएस में जाके ये सारी बातें क्यों उठा रहे हैं? आनंद। अजय, मैं 2 चीजें, पहले यूपी की बात कर लें और फिर यूएस की बात कर लें। यूपी में जो इंडिया गठबंधन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। यूपी के इंडिया गठबंधन टीम का कैप्टन का नाम है अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन की टीम यूपी में इट इज लेड बाय अखिलेश यादव, एंड विच इज वेयर कांग्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो उसका जो मेन इंजन है वो अखिलेश यादव है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे जो गठबंधन है वो वेरी वेल स्टेज्ड,
बिना किसी दिक्कत के 33 मतलब वो 37 सीट अखिलेश यादव, 6 सीट कांग्रेस, 43 सीट लाया था। बीजेपी 33 सीट लाई थी। और ऐसा माना जाता है प्राइवेटली, जो मतलब आलोक मेहता को उसी दोस्त से वापस फोन पे पूछना चाहिए कि असली सीट कितनी थी। कम से कम 10 सीटें, वो जो आप जिसको भी कहिए, वो सरकार के जो रहने से जो फायदे होते हैं, जो जबरदस्ती कहिए या कुछ कहिए, 10 सीटों का फर्क था। बीजेपी 20 के अंदर रहती अगर फेयर इलेक्शन होते। तो राहुल, एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, यूपी इज अ डन डील, वो ऑलरेडी स्टिच्ड है, वहां कुछ और बहुत करने को नहीं बचा है। और वहां पे मेरे हिसाब से अगर उन्होंने मतलब अखिलेश यादव इज हैविंग द लास्ट वर्ड ऑन दैट एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। मतलब अखिलेश यादव ने जिस तरह से नॉट ओनली ड्यूरिंग बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन एंड इनसाइड पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, जिस तरह से वो उनमें एक ग्रोथ है, उनमें एक इवॉल्व हो रहे हैं, वो एक मैच्योर हो रहे हैं, एंड ही माइट बी प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ बिगर रोल। तो वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। पार्लियामेंट में उठ के जब राहुल गांधी को वो जात कर रहे थे, तो जिस तरह से उठ के अखिलेश यादव रिएक्ट किए थे और कवर किए थे, वो एक देखने वाली बात थी। तो वहां मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई, जब इलेक्शन आएगा, जो इलेक्शन 2027 में है, राहुल गांधी आज इंडिया गठबंधन के पास एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म अस, पर एक ऐसा एक व्यक्ति मिल गया है, या एक ऐसी चीज है उनके पास जो इमीडिएट, जो राहुल गांधी को जो करना था, वो 2 बार जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर से, मतलब अगर आप वैसे देखिए तो जम्मू कश्मीर से 5 एमपीज आते हैं, एक भी कांग्रेस का नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर सरकार भी बनेगी तो इट विल बी ऑलवेज लेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, वो इट इज नॉट लेड बाय, लेकिन वो पूरा टाइम उन्होंने वहां दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यूपी में रह के उनका कोई इस समय रोल नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात आ जाए यूएसए की। यूएसए का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज यह है कि उत्तर प्रदेश, यूपी में आप, अरे माफ कीजिएगा, इंडिया में राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की कहीं फ्री फ्लोइंग बहुत करते हैं, राहुल गांधी बहुत करते हैं, कवर करता है क्या मीडिया जिस तरह से करना किया जाना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी यूएस में जाते हैं और वहां अगर स्टूडेंट, भाई किसी, देखिए राहुल गांधी धीरे धीरे एक बाइनरी भी बन रही है, इस देश में एक बाइनरी बनी हुई थी। मोदी जी ने एक बहुत इससे एक बाइनरी बनाई थी कि मोदी नहीं तो कौन, मतलब ब्लैक और व्हाइट, ग्रे एरिया खत्म कर दी थी मोदी जी ने, या तो मोदी नहीं तो है ही नहीं कोई। उस बाइनरी को आज राहुल गांधी अपने पक्ष में यूज कर रहे हैं। नाउ व्हेन ही गोज टू अमेरिका, ही इज ऑल्सो इनडायरेक्टली, मैं मतलब जो मुझे लगता है वो शायद उनके मन में ना हो, लेकिन जिस तरह से आई एम रीडिंग, इज चैलेंजिंग मोदी ऑल्सो। आप आ रहे हैं ना 15 दिन बाद, आइए लड़कों के बीच, बोलिए 16 मिनट का भाषण और फिर लो, आने दीजिए जवाब जिसका जब मन हो पूछने का। भाई राहुल गांधी के उसमें तो जिसका जो मन है वो पूछ रहा है, एंड ही इज देयर टू आंसर दैट। तो ये कंट्रास्ट भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे प्रसन्न जोशी जी जो वो है, वो आम वाले और इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। जो एक बार ये सब तमाशा हुआ था, वो लंदन में हुआ था या अमेरिका कहीं, वो एक इस तरह के स्टेज मैनेज्ड फंक्शन इवेंट्स करते हैं। तो मोदी जी इवेंट के खिलाड़ी हैं, राहुल गांधी ओपन फील्ड का खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको कोई प्री मैनेज्ड उसमें नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब वो यूएसए जाते हैं तो 2 चीजें एक साथ होती हैं। एक तो वर्ल्ड प्रेस उनको पकड़ता है, वर्ल्ड प्रेस को ये लगता है कि नहीं ये ही इज समवन जो आर्टिकुलेट है, जो अपनी सारी बातों पे फोर्थराइट है, साफ साफ बोल रहा है, उसके ही हैज अ विजन, ही इज वेल रेड। जबकि इधर भाई साहब जब ब्रुनाई जाते हैं तो ब्रुनाई में क्या हुआ किसी को पता है? ब्रुनाई में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जनरली स्टैंडर्ड ये पहले होता था कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो प्रेस से प्रेस होता था। लेकिन हमारे जब, अगर यही याद रखिए, मोदी जी जब अमेरिका गए थे, अभी लास्ट जो विजिट थी उस पर ये सामने आ गया था कि मोदी जी की तरफ से पीएमओ से गया था कि एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और वो भी, और उस बेचारी लड़की जिसने पूछ लिया था उसके ऊपर मालूम नहीं क्या क्या आफत आ गई थी, उसको फिर हटाने की और क्या क्या। तो यहां जब आप इतने क्लोज एनवायरनमेंट में खेलने के हैं, आप इतने स्ट्रक्चर्ड और मैनेज्ड, वहां पे एक व्यक्ति आके फ्री टिंग कर रहा है कि भाई जिसको जो पूछना है पूछो, मैं अपना जो मुझे पता है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। यू देन फॉर्म अ ओपिनियन, ना कि मेरा आंसर सही है, मेरी दृष्टि सही है, मुझे क्लैरिटी है कि नहीं है। तो वो एक कंट्रास्ट बिल्कुल साफ साफ होता जा रहा है।
और यूएस जाने से ये फायदा तो हो ही रहा है। और दूसरा ये भ्रमण करने से ज्ञान भी बढ़ता है, आप नए लोगों से मिलते हैं। आप वही यूपी में और बिहार में, आपको बिल्कुल बाहर जाना चाहिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एक इंडियन डायस्पोरा है, और वो एक चीज जान लीजिए, वो यूएस नहीं गए हैं, वो किस लिए गए हैं, वो इंडियन कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की आउटरीच प्रोग्राम है। वो ही हैज गॉन फॉर अ कांग्रेस प्रोग्राम देयर। तो कांग्रेस का अगर 365 दिन में वो 360 दिन इंडिया में प्रचार करते हैं, तो 5 दिन विदेश में सही। तो मैं उस तरह से देख रहा हूं अजय। जी जी आनंद, हाँ इसी को मैं आनंद आगे लेता हूँ। जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया इनके, आज हमारे रात के हिसाब से रात को 2 बजे ये इनका नेशनल प्रेस क्लब में एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब ये नेशनल प्रेस क्लब बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। अब जैसा आपने कहा, मोदी जी तो क्वेश्चन लेते ही नहीं है, तो उनको वहां इनवाइट तो कभी किया नहीं गया है। अब इसको इसके ऊपर कि ये जब राहुल गांधी ऐसी जगह एड्रेस करेंगे प्रेस पे, तो पूरा नेशनली नहीं, यूएस का, ये इंटरनेशनल वहां पे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते हैं। तो एक तो इनकी अपनी इमेज, और दूसरा जो भी ये इश्यूज उठा रहे हैं, ये ग्लोबल कवरेज शायद इन्हें मिल जाएगा। आनंद, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे एक चीज बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है उस इलेक्शन को, आज ही शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज या कल में उनकी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट है, आज या कल है, जब भी है, नहीं आज ही है शायद। तो अगर वो प्रेसिडेंशियल डिबेट पूरी दुनिया देख रही है, तो व्हाई नॉट, अगर हम अगर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के विचार बिल्कुल दुनिया को पता होने चाहिए कि भाई, आज देखिए एक और चीज है, यह भी समझना होगा कि अगर भारत या इंडिया के मन में कुछ इस तरह का, किसी भी लीडरशिप के मन में, कि हम दुनिया को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने की स्थिति में रहेंगे, रास्ता दिखाएं चाहे ना दिखाएं, हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो है ही, तो उसमें चाहे वो यहां से पढ़ने जो कोई जा रहा है, या कोई यहां से इन्वेस्ट करने आ रहा है, या कोई भी व्यक्ति, उसको ये पूरा हक होना चाहिए हिंदुस्तान की पॉलिटिकल उसको डायनेमिक्स को भी समझने का, कि जो लीडरशिप है उसके मन में क्या है, वो आगे 10 साल कैसे सोचता है, वो किस तरह से चीजें देख रहा है। और ये अगर आपका लीडर जाके उनके उसको वो कर रहा है, मतलब इन प्रश्नों का जवाब दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ही इज डूइंग अ सर्विस टू द कंट्री। क्योंकि भाई यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन आके ही सो क्लियर ऑन एवरीथिंग। अब आपके मन में चोर है तो आप उसको नहीं, देशद्रोही, क्योंकि आप जाके बात नहीं कर रहे। आप जब जाके कोरिया में कि चीन में कहते हैं ये तो हिंदुस्तान में पैदा होने की शर्म आती थी पहले, ये आप कहते थे। भाई वॉट एवर राहुल गांधी हैज सेड, लेट मी बी वेरी, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, उन्होंने सारी बातें आरएसएस को टारगेट किया है, विच ही इज बाउंड टू बी, व्हाई नॉट। उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है, विच ही मस्ट, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टारगेट किया, नाउ ही इज आल्सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उन्होंने उनकी नीतियों को बिल्कुल टारगेट करेंगे। उन्होंने एक जगह भी, उनको एक बार भी एक सेंटेंस में नहीं हुआ कि मुझे हिंदुस्तान में पैदा होने से मुझे शर्म आती थी। मोदी जी का ये सब स्टेटमेंट है, तो शर्म तो इनको, और देश, मतलब अगर देश के प्रति इस तरह के भाव तो आपने व्यक्त किए हैं, तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे ग्लोबली भी जो भारत की एक प्रेजेंस थी, पीपल, एक समय इस देश की बहुत इज्जत थी नेहरू के जमाने में, खास करके जब इस देश को पूरी दुनिया देखती थी फॉर एज अ स्टेट्समैन कि ये हमें लीड करेंगे, वो उस रोल में शायद अगर चीजें इस तरह से चली तो हम शायद उस तरह के रोल में फिर से आ सकते हैं। अजय जी, वो इतना व्यस्त है आजकल राहुल गांधी, मेरे को नहीं पता वो सोते भी हैं या नहीं। इस सब के बीच में उनकी एक पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हमेशा ये आती रहती है खबर। राहुल गांधी की शादी को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जाती हैं, तो आपका क्या विचार है? इन्हें शादी कर लेनी चाहिए? अब उनकी उम्र तो काफी ज्यादा हो गई है। नहीं, मैं दो चीजें कहूं। इस संडे को एक सर्कुलेट होना शुरू हुआ, वो जस्ट अमेरिकन विजिट के पहले, और वो बिल्कुल साफ था कि वो बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी थी वो वहां से ट्रिगर हुआ था। और उसमें जो गंदी बात ये थी, देखिए गंदी बात, इन लोगों का दिमाग इसलिए दूषित है,
राहुल गांधी का नाम ले लेते जो, और मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं पर से, राहुल गांधी भाई जिस जिस महिला जिस लड़की का नाम जोड़ रहे थे वो एक संसद सदस्य है, बड़े घर से आती है, आज उसका मतलब वो है, आप उसका नाम उसमें घसीट रहे हैं। ये किसी भी तरह से घटियापन है। आप क्यों नहीं, अगर इतना आपको है, क्यों नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी बीवी को कब लेके आएंगे घर में? इनकी तो शादी होगी ना, उनकी तो शादी हो गई है, तो ये एडवाइस एक बार उनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भाई आप भी ले आइए? आप तो उनको, आपकी जब माता जी का अंतिम संस्कार हुआ था तो आपकी पत्नी ने कहा कि मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया था, आपने वहां पुलिस लगा दी थी। वो आना चाहती थी अपनी सास के संस्कार के लिए, आपने आने नहीं दिया। तो मेरा कहना ये राहुल गांधी को आप बिल्कुल टारगेट करिए, उनको पप्पू बोलिए, चप्पू बोलिए, गप्पू बोलिए, वो अपने आप होगा। लेकिन कुछ जगह एक मर्यादाएं होती हैं, देयर आर सर्टेन बेसिक्स जिसको नहीं लांघना चाहिए। आप एक लड़की जो संसद सदस्य है, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती है, उसका नाम घसीटना इनकी गंदी मानसिकता, और एक क्या बोलेंगे इसमें, ये लोग मतलब गंदगी है दिमाग की, और क्या इसको बोले आ जाए। राइट आनंद, इसी के साथ हम प्रोग्राम आज का मैं खत्म करूंगा। ये सारे वो कमेंट्स हैं बीजेपी वाले जो राहुल गांधी के बारे में आज तक देख रहे हैं। तो आप गंदगी की बात करते हैं, गिरिराज किशोर जी, अब मेरे को नहीं पता कि उनको अंग्रेजी कितनी आती है, क्या वो समझ भी पा रहे हैं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, या उन्हें कोई ट्रांसलेट करके बता रहा है? उन्होंने ये मतलब इतना खराब इन्होंने ये बयान दिया है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी ग्रैंड मदर दादी से कनेक्ट हो पाए तो उनसे जाके पूछिए आरएसएस का रोल। फिर एक कमेंट है, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता हैं, जब वे विदेश जाते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो जो कह रहे हैं वह पूरा सच है। ये नलिन कोहली जी ने इंटरव्यू में कहा है। और शिवराज सिंह ने आपने बोल ही दिया कि ये इंडिया की इमेज खराब कर रहे हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो इस टाइप की टिप्पणियां और झूठ बीजेपी क्यों फैला रहा है इनके बारे में? आनंद। मैं बिल्कुल अजय, एक हाईलाइट ऑफ द होल राहुल गांधी टूर, मतलब जिसको अगर आप मुझसे कहिए कि एक चीज ऐसी बताइए राहुल गांधी का, पॉलिटिकल बात हम लोगों ने बहुत कर ली, देयर इज समवन हु इज जेन्युइन, और जिसको लगता है दुनिया को, उसकी बात को लगता है कि जेन्युइन आदमी है। वो तीन बातें उन्होंने वहां बहुत एम्फेसिस किया। उन्होंने कहा है कि आई वांट टू ब्रिंग, ये जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं लव, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी लाना चाहता हूं। मैं प्रेम, आदर और विनम्रता लाना चाहता हूं। और ये उन्होंने कहा कि मैं इसको लाने की कोशिश कर रहा हूं, और प्रेम नॉट ओनली टुवर्ड्स योर ओपोनेंट, नॉट विपक्षी, इन जनरल अ मैन शुड बी। और ये एक बड़ी बात है। और इसमें जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो जितने लोग राहुल गांधी को देखे हैं, जानते हैं, वो करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि व्हाट ही इज टेलिंग ही इज जेन्युइनली टेलिंग, वो सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। और एक चीज और कह दूं, राहुल गांधी ने एक बड़ा जो वो किया था, वो पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अद्भुत वो था, जो भारत जोड़ो यात्रा थी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इज अ टर्निंग पॉइंट नॉट ओनली इन द डेमोक्रेसी, इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, पर दुनिया के विश्व में कहीं पे भी अगर किसी को, अगर डेमोक्रेसी में लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों के बारे में समझना है, तो उसको भारत जोड़ो यात्रा के अगल बगल का ही कुछ काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लोगों के बीच जाना होगा, लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं समझनी होगी, और तभी आप कहीं का भी लोकतंत्र तभी पल्लवित और खुशहाल होगा। थैंक यू अजय। थैंक यू सो मच आनंद, अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।